तो अपना टॉपिक चल रहा था न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रिफ्लेक्स एक्शन और सेंसरी ऑर्गन्स। तो सबसे पहले रिफ्लेक्स एक्शन। यानी प्रतिवर्ती क्रिया। क्या होता है जब भी कभी कोई नुकीली वस्तु हमारे हाथ में चुभ जाती है, या तो कोई गरम गरम वस्तु हम हाथ से पकड़ लेते हैं, तो क्या होता है अचानक से अगर पिन चुभ गया तो अचानक से हाथ पीछे आ जाएगा बिना सोचे। उसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं होगा। ये ऑटोमेटिक प्रक्रिया होती है। इसी को बोलते हैं क्या? इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। या फिर जब गर्म वस्तु पकड़ ली है तो अचानक से हाथ से वो वस्तु छूट जाएगी, इसे भी क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन। या कोई बहुत ठंडी वस्तु अगर हम पकड़ लें तो भी वो हमारे हाथ से छूट जाएगी अचानक से। इसमें हमारे बॉडी का कोई कंट्रोल नहीं है। ये एक ऑटोमेटिक यानी अपने आप होने वाली प्रक्रिया है। इसी को बोलते हैं प्रतिवर्ती क्रिया या फिर रिफ्लेक्स एक्शन। सुना होगा आपने, महसूस भी किया होगा ऐसा कि पिन चुभते ही हाथ का हट जाना, या पिन चुभते ही पैर का हट जाना, या किसी गर्म वस्तु या ठंडी वस्तु को छूने पर हाथ का या पैर का हट जाना, ठीक है ना, या उसे छोड़ देना बिल्कुल, राइट। इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। इसी के बारे में हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। तो देखो सबसे पहले क्या होता है, यदि हमें कोई पॉइंटेड चीज जैसे स्पाइन, कांटा चुभ जाए तो हमारा हाथ या पैर अचानक से हट जाता है। इसे रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। ऐसा भी होता है जब हमें कोई स्कैरी या पॉइजनस एनिमल अचानक से दिख जाए। अगर सांप आ जाए तो क्या होगा? अपने आप रिफ्लेक्स एक्शन होने लगेगा। और कब होता है? जब कोई गर्म या ठंडी वस्तु अचानक से पकड़ ले तो वो छूट जाएगी, ठीक है ना। जब कोई हॉट या कोल्ड वस्तु संपर्क में आती है तो अचानक से हमारे हाथ से वो ऑब्जेक्ट छूट जाता है। यानी एक सडन वाली अभिक्रिया है। कैसी वाली है? सडन। इट इज सडन चेंज। इट इज सडन एंड ऑटोमेटिक एक्शन। इसमें सबसे पहले पता है क्या एक्टिवेट होगा? हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एक्टिवेटेड होता है। कोई भी चीज पकड़ेंगे तो यहाँ नर्व को पता चलेगा। तो सबसे पहले नर्व वगैरह किसका भाग था बताइए? सीएनएस की पीएनएस? तो सबसे पहले क्या स्टिमुलेट होगा?
PNS. In reflex action, there is first stimulation of in reflex action there is first stimulation of PNS यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, क्योंकि सबसे पहले नर्व स्टिमुलेट होंगी। कौन सी? क्रेनियल और स्पाइनल नर्व, ठीक है ना, सबसे पहले वो स्टिमुलेट होती है। उसके बाद रिस्पांस कौन देगा? PNS कहां से जुड़ी हुई है? CNS से। तो ये जो रिफ्लेक्स रिस्पांस आता है ये कहां से आएगा? रिस्पांस देती है CNS, रिस्पांस देती है। PNS ने संवेदना को रिसीव किया और CNS को भेज दिया। CNS ने क्या किया? रिस्पांस दे दिया। किसके लिए? रिफ्लेक्स एक्शन के लिए। किसके लिए? रिफ्लेक्स एक्शन के लिए। समझ में आई बात? रिफ्लेक्स एक्शन के लिए उसने क्या दिया? रिस्पांस दे दिया। जब भी कभी रिफ्लेक्स एक्शन होता है तो एक रिफ्लेक्स आर्क बनता है। रिफ्लेक्स आर्क कैसे बनता है? रिफ्लेक्स आर्क सबसे पहले संवेदना आएगी, यानी स्टिमुलस, यानी संवेदना। फिर स्टिमुलस को कौन रिसीव करेगा? सेंसरी, या याद करो एफरेंट नर्व, उससे पहले रुक जाइएगा। सबसे पहले इसे रिसेप्टर ऑर्गन रिसीव करेंगे। रिसेप्टर ऑर्गन कोई भी हो सकता है, जैसे त्वचा, जैसे स्किन। फिर इसे कौन सी नर्व को दे दिया जाएगा? सेंसरी या एफरेंट नर्व। एफरेंट नर्व कहां पे ट्रांसफर कर देगी? CNS। अब CNS में कितनी चीजें आती हैं? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। लेकिन आपने सुना होगा, आपने पढ़ा होगा कि ज्यादातर रिफ्लेक्स कहां से कंट्रोल होते हैं? स्पाइनल कॉर्ड से, जिनमें तुरंत एक्शन लेने की आवश्यकता होती है। ठीक है ना, जैसे कहीं पे आप कुछ काट रहे हैं, कट लग गया, तुरंत हाथ हट जाएगा, है ना, क्योंकि चोट लग गई अचानक से। तो ये सब क्या होता है, इसमें ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता, तुरंत तुरंत हाथ हट जा रहा है। कांटा चुभते ही पैर का हट जाना, हाथ का हट जाना, गर्म वस्तु पकड़ते ही अचानक से पैर या हाथ का छोड़ देना उसको। तो ये क्या है? ये सब रिफ्लेक्स एक्शन है। तो ज्यादातर रिफ्लेक्स एक्शन कहां से कंट्रोल होते हैं? लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा कुछ रिफ्लेक्स ब्रेन से भी कंट्रोल होते हैं। पहले ब्रेन डिसीजन लेगा, तब जाके स्पाइनल कॉर्ड को वो देगा। ठीक है, फिर स्पाइनल कॉर्ड उस रिफ्लेक्स को कंट्रोल करता है। जैसे आपको गाड़ी चलाना आता है, गाड़ी चलाना भी रिफ्लेक्स काम है ना, बात करते करते गाड़ी चल जाती है। ठीक है ना, बात कर रहे हैं, गाड़ी चल रही, क्या सोच सोच के गाड़ी चलाते हैं? नहीं। ठीक है ना, क्या स्विमिंग करना, डांसिंग करना, क्या ये रिफ्लेक्स एक्शन नहीं है? ये सब रिफ्लेक्स एक्शन है। ठीक है ना, रनिंग, वॉकिंग, स्विमिंग, डांसिंग, ये सब रिफ्लेक्स एक्शन है, ड्राइविंग। लेकिन इस रिफ्लेक्स में कौन इन्वॉल्व हो जाता है? ब्रेन। बताओ, ऐसा रिफ्लेक्स जिसमें ब्रेन इन्वॉल्व हो गया, ठीक है ना, इस काम में ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। जैसे आप ड्राइविंग कर रहे हो, अचानक से कोई बच्चा आया, तो ब्रेन ने कहा तुरंत ब्रेक लगाओ, तो आपने तुरंत ब्रेक लगाया, है ना। तो बताओ, ये एक ऐसा रिफ्लेक्स था, इसमें ब्रेन इन्वॉल्व हो गया। कुछ रिफ्लेक्स में ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होते, कुछ में ब्रेन इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है ना, तो ज्यादातर रिफ्लेक्स में कौन इन्वॉल्व होता है? स्पाइनल कॉर्ड। तो इसीलिए मैं स्पाइनल कॉर्ड मान के चल रहा हूं। देखो, स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। क्या बताया था? ग्रे मैटर कहां होता है इसमें?
ये इसकी कैनाल है। संवेदना यहां से आएगी, ये सेंसरी नर्व है, यहां से संवेदना आती है। यहाँ एक स्वेलिंग पाई जाती है, यहाँ पे एक स्वेलिंग पाई जाती है। और यहां से संवेदना वापस चली जाती है। जब संवेदना रिसीव होके आती यहां से है, यानी ये कौन सी नर्व हुई? सेंसरी या एफरेंट नर्व, यहां से संवेदना आ रही है और इसको बोलते हैं डॉर्सल रूट गैंग्लियन, डॉर्सल रूट। और ये इस स्वेलिंग को बोलते हैं, इस पूरे को बोलते हैं डॉर्सल रूट, और इस स्वेलिंग को बोलते हैं डॉर्सल रूट गैंग्लियन। और ये वेंट्रल रूट, वो ऊपर था इसलिए डॉर्सल, ये नीचे था इसलिए वेंट्रल रूट। यहां से संवेदना आई, यहां गई, यहां से फिर यहां से यहां आएगी, फिर यहां से यहां चली जाएगी, ऑब्वियसली यहां से यहां चली जाएगी। ठीक है, ये सेंसरी और मोटर को जो आपस में जोड़ता है इसको बोलते हैं इंटर न्यूरॉन। इंटर न्यूरॉन, सेंसरी नर्व और मोटर नर्व, ये वेंट्रल रूट है, यहां से सेंसरी या एफरेंट नर्व आ रही है, और ये वाली कहां से है? ये मोटर या एफरेंट नर्व वापस जा रही है। रिस्पांस कौन लाएगा? सेंसरी, सॉरी स्टिमुलस कौन लाएगा? सेंसरी। रिस्पांस कौन वापस लेके जाएगा? मोटर। रिस्पांस, वो स्टिमुलस आता था सेंसरी या एफरेंट नर्व से, ठीक है, वाया डॉर्सल रूट, और रिस्पांस जो है वो जाता है वेंट्रल रूट द्वारा, कहां पे जाएगा? मोटर या एफरेंट नर्व, ठीक है ना, इस तरीके से। और सेंसरी और मोटर को आपस में कौन जोड़ता है? इंटर न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन। और ये कौन सा मैटर है? व्हाइट मैटर बाहर होता था, याद करो, और ग्रे मैटर अंदर होता था। और ग्रे मैटर, ये जो ग्रे मैटर है किसकी तरह दिख रहा है? बटरफ्लाई से, बटरफ्लाई लाइक। और ये उसके अंदर की कैनाल है, ये अंदर से खोखला होता है, तो ये उसकी कैनाल है, ठीक है ना। तो आप देखो, अब रिस्पांस यहां से आएगा, रिस्पांस किससे आएगा? मोटर नर्व से ना, मोटर नर्व से रिस्पांस आएगा। यहां से क्या गया था? स्टिमुलस, देखो दिख रहा है, स्टिमुलस यहां से जाता है, ये रिस्पांस आएगा। रिस्पांस को रिसीव, वो स्टिमुलस को रिसीव किसने किया था? रिसेप्टर ऑर्गन। रिस्पांस को वापस कौन लेके आएगा? मोटर या एफरेंट नर्व। और कहां लेके आएंगी? इफरेंट ऑर्गन को, या इफेक्टर ऑर्गन भी बोलते हैं, इफेक्टर ऑर्गन। ये रिसेप्टर, रिसेप्टर का उल्टा इफेक्टर। इफेक्टर ऑर्गन भी क्या हो सकता है? जैसे कोई मसल, जैसे स्किन, जैसे कोई ग्लैंड, एक्सेट्रा। और यहां से जो स्टिमुलस गई थी वो किसमें बदल गई? रिस्पांस में। और इस पूरे आर्क को, यहां से लेके यहां तक वाले पूरे आर्क को क्या बोलेंगे? यहां से लेकर के यहां तक वाले आर्क को क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे रिफ्लेक्स आर्क। यानी स्टिमुलस से लेकर के रिस्पांस तक वाले पूरे पूरे पाथ को क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्स आर्क। और इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्स एक्शन। क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्स एक्शन। ये जो काम हो रहा है इसे क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्स एक्शन। समझ आई बात? और इस आर्क को बोलेंगे रिफ्लेक्स आर्क। इस तरीके से स्टिमुलस रिस्पांस में बदल गया। स्टिमुलस के रिस्पांस में बदलने को रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। जबकि
इस पाथ को रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। इतनी बात क्लियर? इसका बेस्ट एग्जांपल है, वैसे तो बहुत सारे एग्जांपल बताए, लेकिन एनसीईआरटी ने में दिया है नी जर्क रिफ्लेक्स। नी जर्क रिफ्लेक्स में क्या करते हैं, यहां घुटने के नीचे हैमरिंग करते हैं, यानी रबर की हैमरिंग होती है, उससे हैमर करते हैं, तो घुटना जो है, वो पैर जो है ऑटोमेटिक वो आगे पीछे होता है, रिस्पॉन्स करता है। यहाँ पे आपके एनसीईआरटी में दिया है, अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो नी जर्क रिफ्लेक्स, वैसे तो बहुत सारे उदाहरण बताए, पर सबसे पॉपुलर है नी जर्क रिफ्लेक्स। और अभी मैं दिखाता हूं आपको एनसीईआरटी से। देखिए आज का मोटिवेशनल कोट क्या है, सपने अपलोड तो तुरंत हो जाते हैं, पर डाउनलोड करने में जिंदगी निकल जाती है। सही है ना? मतलब सपने देखने में कुछ ही नहीं जाता, पर सपने पूरा करने में जिंदगी निकल जाती है। राइट? देखिए रिफ्लेक्स एक्शन, you must have experienced a sudden withdrawal of body parts which comes in contact of object that are extremely hot, cold, pointed or animal that are scary and poisonous। सारे पॉइंट क्लियर कवर हैं। कह रहा है कि जब कोई बहुत गर्म वस्तु, ठंडी वस्तु या कोई नुकीली चीज संपर्क में आती है, या कोई जानवर जो बहुत डरावना हो या बहुत जहरीला हो, तो हमारे अंदर क्या होता है, एक अचानक से बॉडी पार्ट्स हमारे हट जाते हैं, दूर चले जाते हैं। जैसे सांप आ जाए तो आप उसकी तरफ जाओगे कि उससे दूर चले जाओगे? उससे दूर चले जाएंगे, पता है पॉइजनस है, डस लेगा, है ना? तो जो ये इंटायर प्रोसेस हो रही है, जो ऑटोमेटिक हो रही है, वो किसके अंडर में हो रही है? पीएनएस। पीएनएस के स्टिमुलेशन से। दैट अकर्स इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री होती कि वॉलेंट्री? हमने क्या बोला बार बार, हमारी इच्छा से कि ऑटोमेटिक? ऑटोमेटिक हो रही है, विदाउट कॉन्शियस एफर्ट। हमारा कोई इसमें कॉन्शियस एफर्ट नहीं था। एंड रिक्वायर इन्वॉल्वमेंट ऑफ बॉडी, इन्वॉल्वमेंट ऑफ सीएनएस इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्स एक्शन। बताओ, पीएनएस स्टिमुलेट हुआ, लेकिन रिस्पांस किसने दिया था? सीएनएस ने। इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स पाथवे comprises at least one afferent neuron। afferent यानी सेंसरी। एक सेंसरी न्यूरॉन चाहिए जो रिसेप्टर से जुड़ा होता है, ठीक है, और वन इफरेंट चाहिए, यानी कि इफरेंट का मतलब क्या? मोटर। जो लिखा हुआ है कि जो इफेक्टर से जुड़ा होता है या एक्साइटर से जुड़ा होता है, ठीक है ना, वो वाली न्यूरॉन चाहिए। और ये कैसे जुड़ी होती है आपस में? सीरीज की पैरेलल। कोई चीज ऐसे आई, फिर ऐसे आगे बढ़ गई, तो कैसे हुआ? यहां आया, फिर आगे एक और सर्किट आ गया, पढ़ते हो ना फिजिक्स में, तो सीरीज और पैरेलल। तो कैसे सीरीज में जुड़ा था कि पैरेलल? फिर लिखा हुआ है द एफरेंट न्यूरॉन रिसीव्स द सिग्नल फ्रॉम द सेंसरी ऑर्गन। कहता है एफरेंट ने क्या किया था? सेंसरी ऑर्गन से रिसीव किया था सिग्नल, एंड ट्रांसमिट द इंपल्स वाया डॉर्सल रूट, डॉर्सल नर्व रूट या वेंट्रल नर्व रूट। सिग्नल कहां से आया था? अंदर डॉर्सल रूट से। और कहां चलाया था? सीएनएस। कह रहा है किस लेवल पर? स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पर। बोलना ये चाह रहा है ज्यादातर स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे आता है। फिर उसके बाद बताया क्या? अब इफरेंट नर्व न्यूरॉन, इफरेंट नर्व या न्यूरॉन देन कैरीज द सिग्नल फ्रॉम सीएनएस टू इफेक्टर। याद आ रहा है? पूरा बनाया था, इफेक्टर तक लेके आता है। द स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स दस फॉर्म द रिफ्लेक्स आर्क। देखो लिखा है, स्टिमुलस से लेकर के रिस्पॉन्स तक के पूरे, उसको क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्स आर्क बोलेंगे, पूरे पाथवे को, ठीक है ना। और इस एक्शन को क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्स एक्शन।
ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल है नी जर्क रिफ्लेक्स। ये देखो नी जर्क रिफ्लेक्स कह रहा है, नीचे दिया हुआ है फिगर 2.21.5 में। ठीक है, ये देखो कैसे बताया था आपको, पैरों पे हैमरिंग कर रहे हैं, पैरों पे हैमरिंग कर रहे हैं तो पैर अचानक से आगे बढ़ेगा, पैरों पे हैमरिंग कर रहे हैं तो पैर अचानक से आगे बढ़ेगा। ठीक है ना, यहाँ स्टिमुलस दिया घुटने के नीचे, यहाँ नर्व होती है, ठीक है, वो नर्व तुरंत रिस्पॉन्स कर रही है, देखो तो स्टिमुलस दिया तो रिस्पॉन्स आ रहा है, इसी एक्शन को क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स एक्शन। देखो जब स्टिमुलस दिया यहाँ पे तो यहाँ से ये इस समय रिसेप्टर क्या है, मसल स्पिंडल, यहां से देखो एफरेंट पाथवे द्वारा गया, डॉर्सल रूट गैंग्लियन से होते हुए ये आ गया, और फिर देखो वेंट्रल रूट से रिस्पांस वापस आएगा कहां पे, इफेक्टर ऑर्गन तक वापस आ गया। इसी इफेक्टर ऑर्गन की वजह से पैर अचानक सामने आया और आगे बढ़ा, तो जब जब हैमरिंग करेंगे तब तक पैर अचानक से आगे बढ़ेगा बिना हमारे एफर्ट के, हमें सोचना भी नहीं पड़ेगा क्योंकि ये रिफ्लेक्स एक्शन है। और मैंने आपको बताया था कि सेंसरी और मोटर के बीच में क्या होता है, इंटर न्यूरॉन। हमारे सेंसरी और मोटर के बीच में इंटर न्यूरॉन होता है, इंटर मतलब बीच में, न्यूरॉन मतलब नर्व। दो नर्व के बीच में जोड़ने वाली नर्व का नाम, दो नर्व को कौन जोड़ेगी, सेंसरी से मोटर को कौन जोड़ेगी, इंटर न्यूरॉन, राइट। उसके बाद क्या बताया गया, ये देखो बाहर व्हाइट मैटर है, अंदर ग्रे मैटर है, कौन सा बटरफ्लाई शेप दिख रहा है, कौन सा बटरफ्लाई शेप दिख रहा है, और ये क्या है, ये कैविटी है, ये अंदर की कैविटी है। सारी बातें क्लियर, तो यही है नी जर्क रिफ्लेक्स, यही है नी जर्क रिफ्लेक्स। तो नी जर्क रिफ्लेक्स समझ में आ गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब अगला टॉपिक है ये सेंसरी रिसेप्शन एंड प्रोसेसिंग। ये क्या होता है, ये मैं आपको बता दूं, छोटा सा टॉपिक है, सेंसरी रिसेप्शन एंड प्रोसेसिंग। कह रहा है कि आपके आसपास बहुत सारे चेंजेस होते हैं, हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारे चेंजेस हैं, जैसे मान लीजिए कि गर्मी लगने लगी, सर्दी आ जाएगी, अचानक बारिश होने लगे, तो हमारे स्किन के ऊपर रिसेप्टर है वो पहचान जाएंगे। हमारे पास कितने सेंस ऑर्गन है, 5, पहला, दूसरी आईज, तीसरी, चौथी और 5वीं टंग। तो 5 सेंस ऑर्गन है हमारे पास, 5 है ना, और ये पांचों किसी ना किसी चीज को सेंस करते हैं, ठंडी, गर्मी, बरसात, प्रेशर, ये कौन फील करता है, स्किन के रिसेप्टर, ठीक है ना। अच्छा, और लाइट को कौन रिसीव करता है, इसे फोटो रिसेप्टर कहते हैं, ठीक है ना, इसे मैकेनो रिसेप्टर कहते हैं, मैकेनो क्योंकि मैकेनिकल चीजों को रिसीव कर रहा है, ये फोटो रिसेप्टर है, ये फोनो रिसेप्टर है, आवाज के लिए क्या, फोनो रिसेप्टर, ठीक है ना। ये गस्टैटो रिसेप्टर है, स्वाद को रिसीव करेगा, ठीक है ना, और ये अल्फैक्टो रिसेप्टर है, किसको रिसीव करेगा, सुगंध को, स्मेल को, ठीक है ना, बदबू को, ये इसको रिसीव करेगा, राइट। इतनी बातें क्लियर हो गई। तो जब ये रिसीव करेगा तो कहां भेजेगा, ब्रेन को भेजेगा। ब्रेन में बहुत सारे एरिया थे, याद करो, सेंसरी एरिया, मोटर एरिया, एसोसिएशन एरिया, विजुअल एरिया, ऑल्फैक्टरी एरिया, सब एरिया होता है कि नहीं होता, मैंने बताया था ना बहुत सारे एरिया होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में 3 या 4 बताए थे हमने कि 3 या 4 हैं, याद आया कि नहीं। तो वहां भेज देता है, वहां भेजने के बाद इसे जांचा और परख लिया जाता है, पहले जांचते हैं फिर परखा जाता है कौन सा इंपल्स आया है, ठीक है ना। अगर विजुअल एरिया है, देखो अगर कान द्वारा आया है तो कहां भेजा जाएगा, विजुअल एरिया। अगर आंख द्वारा आया, नहीं देखो, कान द्वारा अगर आया है तो ऑडिटरी एरिया में भेजा जाएगा, आंख द्वारा आया है तो विजुअल एरिया को भेजा जाएगा, बोलो सही है। अच्छा, अगर मान लो कि जीभ द्वारा आया है तो गस्टैटो सेंटर को भेजा जाएगा, ठीक है ना, गस्टैटो सेंटर। तो ऐसे जहां का सेंसरी ऑर्गन्स वो संवेदना लेके आया है, ठीक उसी जगह भेजा जाएगा, बताओ सही है। जैसे कान की संवेदना विजुअल एरिया में भेज के क्या फायदा, कान को देखना है कि सुनना है, तो फिर कान का ऑडिटरी एरिया में भेजना चाहिए कि विजुअल एरिया में, और आंख का ऑडिटरी एरिया में भेजना चाहिए कि विजुअल एरिया में, बोलो, विजुअल एरिया में, सही है ना। इसी तरीके से नोज का गस्टैटिक एरिया में भेजना चाहिए कि ऑल्फैक्टरी एरिया में, नोज का ऑल्फैक्टरी एरिया में, और स्वाद का गस्टैटरी एरिया में, सही है ना। इसी तरह त्वचा के लिए भी बहुत सारे हैं, कहीं पे टच के लिए प्रेशर, कहीं टच के लिए वो है, कहीं हीट एंड कोल्ड। जैसे सर्दी और गर्मी के लिए कौन है, बताओ कहां भेजा जाएगा, ब्रेन के किस हिस्से में। थर्मो रेगुलेशन किसका काम था,
हाइपोथैलेमस। बोलो सही है कि नहीं है? तो हर चीज के लिए अपना अपना केंद्र है, वहां भेजा जाएगा और वो बता देगा कितनी सर्दी कितनी गर्मी है, ठीक है ना, कितनी लाइट है कितनी लाइट नहीं है, किस आकार का देखा किस कलर का देखा। अगर आंखों की बात करें, किसकी आवाज सुनी, मेल की थी कि फीमेल की कि बच्चे की, ठीक है ना, वो आवाज आप पहचानते हो कि नहीं पहचानते हो। कभी कभी नहीं होता है, मम्मी ने आवाज लगाई तो क्या पापा के रूम में चले जाओगे, भैया ने आवाज लगाई तो दीदी को बोलोगे हाँ दीदी बोलो, भाई वो तो आपकी आवाज पे आप सबकी आवाज पहचानते हो ना, है ना, क्लियर है ना। आवाज अगर आवाज इस कोने से आई तो क्या उस कोने चले जाओगे, नहीं ना, वही चीज है। तो देखो क्या लिखा है, हैव यू एवर थॉट हाउ डू यू फील द क्लाइमेटिक चेंज इन द एनवायरमेंट। बोलते क्या कभी सोचा है आपने कि हमारे वातावरण में जो भी चेंज हो रहे हैं हम कैसे पहचानते हैं? आंसर आएगा सेंसरी ऑर्गन द्वारा। हाउ डू यू सी द ऑब्जेक्ट एंड इट्स कलर, हम कलर कैसे देखते हैं, हम चीजें कैसे वो पहचानते हैं, ठीक है, तो उसके लिए आंखें हैं। हाउ डू यू हियर ए साउंड, आप कैसे साउंड को रिसीव करते हो, कान है, ठीक है ना, कान कैसे संवेदना को ले जाएंगे वो आप पढ़ोगे इसी चैप्टर में। सेंसरी ऑर्गन डिटेक्ट ऑल टाइप ऑफ चेंज, सेंसरी ऑर्गन सभी प्रकार के चेंजेस को पहचान लेते हैं और पहचानने कहां कहां पे चेंजेस होते हैं एनवायरनमेंट में, और सेंड कर देते हैं कहां पर, सीएनएस को, जहां पे सभी इनपुट को प्रोसेस और एनालाइज किया जाएगा, जांचा जाएगा और परखा जाएगा, ठीक है ना। सिग्नल आर देन सेंड टू डिफरेंट पार्ट या सेंटर ऑफ द ब्रेन, जैसे विजुअल सेंटर, जैसे ऑडिटरी सेंटर, जैसे गैस्ट्रेटिक सेंटर, जैसे ऑल्फैक्टरी सेंटर, अभी बहुत सारे बताएं, ठीक है ना, जैसे मैकेनो सेंटर, तो हर जगह भेज दिया जाएगा। दिस इज हाउ, इस तरीके से सेंस कर लिया जाता है एनवायरनमेंट को, ठीक है ना। और इसी चीज को बोलते हैं क्या, कॉन्शियसनेस। हर जीव अपने वातावरण के लिए कॉन्शियस है, हर जीव अपने वातावरण के लिए कॉन्शियस है, हर जीव अपने वातावरण को पहचानता है, इसी को बोलते हैं कॉन्शियसनेस। एंड दिस इज द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड एंड ऑब्वियस प्रॉपर्टी ऑफ एनिमल या ऑर्गेनिज्म या जीव। सभी एनिमल के, सभी प्लांट, इवन प्लांट भी कॉन्शियस होते हैं अपने वातावरण के लिए। बताओ लाइट के लिए कॉन्शियस कौन है, पत्तियां, तना, ठीक है ना। ग्रेविटी के लिए कॉन्शियस कौन है, जड़े, नहीं। इसी तरह बैक्टीरिया जो कि सबसे सिंपल जीव है वो भी कॉन्शियस है अपने एनवायरनमेंट के लिए। कॉन्शियसनेस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना, फ्रॉम प्रोकैरियोट टू यूकैरियोट। इज दैट क्लियर? सेंस ऑर्गन कह रहा है हम स्मेल कैसे महसूस करते हैं, नोज से, टेस्ट कैसे, टंग से, सुनते कैसे हैं, ईयर से, देखते कैसे हैं, आईज से, ठीक है। अब नोज की बात हम करते हैं, नोज की बात हम करते हैं, ठीक है। आपको पता है ना कि हमारे 3 जगह पर म्यूकस लाइनिंग है। फार्मूला कई बार बोला होगा, रग, RUG। आर मतलब रेस्पिरेटरी सेंटर, यू मतलब यूरिनोजेनाइटल सेंटर, और जी मतलब GIT। GIT यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो रग करके फार्मूला याद रखो, 3 जगह म्यूकस लाइनिंग है। तो देखो R फॉर रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसमें नोज आ जाता है, उसमें म्यूकस लाइनिंग है कि नहीं है, है ना। देखा होगा सर्दियों के समय या जुकाम के समय इसमें स्वेलिंग आ जाती है, फिर म्यूकस ज्यादा निकलने लगता है, जिसको बोलते हैं नेजल सिक्रीशन, नाक बहने लगी, है ना। तो नोज में कौन सी लाइनिंग है, म्यूकस कोटेड कि नॉन म्यूकस कोटेड? म्यूकस कोटेड रिसेप्टर्स हैं, ध्यान देने की बात ये है, ठीक है। विच आर स्पेशलाइज्ड फॉर द रिसीविंग ऑफ सेंस ऑफ स्मेल, किसको रिसीव करते हैं, स्मेल के लिए। नोज किसको रिसीव करेंगे, स्वाद को कि स्मेल को, स्मेल को। इसीलिए मैंने एक नाम दिया था, मैंने क्या बोला था, स्मेल के लिए क्या वर्ड आता है, ऑल्फैक्टो रिसेप्टर। स्वाद के लिए क्या आता है, गस्ट्रेटो, ठीक है ना। देखने के लिए क्या आता है, फोटो, और सुनने के लिए फोनो, फोन, फोन, ठीक है ना। यहां पर यहां पर जो एपिथेलियम होता है उसको ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम कहते हैं, जो कितने तरह की सेल का बना होता है, 3, ठीक है ना। द न्यूरॉन्स ऑफ ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम एक्सटेंड फ्रॉम आउटसाइड एनवायरनमेंट, मतलब जो न्यूरॉन्स होते हैं वो एनवायरनमेंट के टच में रहते हैं, डायरेक्टली टू ए पेयर ऑफ ब्रॉड बीन शेप ऑर्गन, एक ब्रॉड बीन शेप ऑर्गन से जुड़े रहते हैं, और उस ब्रॉड बीन शेप ऑर्गन का नाम है ऑल्फैक्टरी बल्ब, और ये ऑल्फैक्टरी बल्ब इसका पार्ट माना जाता है, लिम्बिक सिस्टम का एक्सटेंशन माना जाता है, राइट, क्लियर। तो चलो इसके नोट्स बनवा दें।
सेंसरी ऑर्गन यानी संवेदी अंग। सेंसेशन या स्टिमुलस कहां प्रेजेंट है? इन इन्वायरमेंट। ये सेंसरी ऑर्गन क्या करते हैं? रिसीव सिग्नल। सेंसरी ऑर्गन रिसीव सिग्नल और कहां भेज देंगे? सेंड टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यहां पे इसे क्या किया जाएगा? प्रोसेस्ड एंड एनालाइज्ड। जो भी संवेदना है इसको प्रोसेस किया जाएगा और एनालाइज किया जाएगा, और एनालाइज करने के बाद सेंड टू एप्रोप्रिएट सेंटर। एप्रोप्रिएट सेंटर। सो वी सेंस द स्टिमुलस। हमको स्टिमुलस के सेंस के बारे में पता लग जाता है कि सेंस इस तरह से सेंसरी ऑर्गन काम करते हैं। इस तरीके से सेंसरी ऑर्गन काम करते हैं। हमारे पास कितने सेंसरी ऑर्गन हैं? नोज, टंग, स्किन, आईज, ईयर। नोज किसके लिए? स्मेल। टंग टेस्ट के लिए। स्किन कोल्ड, हीट, टच, प्रेशर, पेन, एसेट्रा। आइस लाइट के लिए, ये साउंड के लिए। इसके लिए वर्ड यूज करेंगे ऑल्फैक्टो। इसके लिए वर्ड यूज करेंगे गस्टैटो। ये मैकेनो रिसेप्टर। इसके लिए फोटो। इसके लिए फोनो। तो जो जिस चीज को रिसीव करे उसके आगे वही लगा देते हैं। जैसे नोज क्या है? ऑल्फैक्टो रिसेप्टर। नोज में ऑल्फैक्टो रिसेप्टर है। टंग क्या है? गस्टैटो रिसेप्टर। स्किन है मैकेनो रिसेप्टर। आईज फोटो रिसेप्टर। और ईयर में है फोनो रिसेप्टर। नोज में होता है म्यूकस कोटेड ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम। एंड सेंस स्मेल। और स्मेल हम लोग केमिकल, स्मेल क्या होता है? केमिकल है, जैसे परफ्यूम वगैरह है, कोई भी है, केमिकल की वजह से स्मेल आती है। ठीक है, तो रिसेप्टर का नाम है म्यूकस कोटेड ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम, जिसमें 3 प्रकार की सेल पाई जाती है। जो सेल बेस पर होती है उसे बेसल सेल। एनसीईआरटी में नाम नहीं दिया, कुछ स्पेशल सेल होती है, इसमें सेंसरी हेयर्स लगे होते हैं।
सेंसरी सेल्स विद सेंसरी हेयर्स, यही संवेदना को रिसीव करती है। अगल बगल कुछ सेल होगी जो इनको सपोर्ट देती है। तो 3 प्रकार की सेल समझ में आ गई। बेसल सेल, सपोर्टिंग सेल और सेंसरी सेल्स विद सेंसरी एयर, ये मेन होती है। और यहीं से निकला होता है क्या, यहीं से निकला होता है, ये सेंसरी सेल से ही निकली होती है सेंसरी नर्व, यहां से ही नर्व निकली होती है। और ये नर्व जाती है टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीएनएस तक जाती है, संवेदना को लेकर के सीएनएस तक। संवेदना को लेके सीएनएस तक जाएंगी। ये नर्व कहां से कहां फैली होती है, दिस नर्व extend from outer environment to a broad bean shaped organ, broad bean shaped organ that is, नाम था उसका olfactory bulb, और olfactory bulb is the extension of limbic system या लोब, लिम्बिक सिस्टम या लिम्बिक लोब का एक्सटेंशन माना जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए ब्रॉड बीन शेप ऑर्गन, तो क्या बताएंगे, ऑल्फैक्टरी बल्ब। और नर्व का नाम होता है ऑप्टिक नर्व। नर्व इज नोन एज, नहीं सॉरी, ऑल्फैक्टरी, क्योंकि देखने वाली होती है ऑप्टिक, ये वाली होगी ऑल्फैक्टरी, और अगर देखने वाली होती तो ऑप्टिक। इतनी बात क्लियर हो गई। अब अगला है टंग। देखो, both nose and tongue receives dissolved chemicals, बोला था ना मैंने कि केमिकल को रिसीव करता है, डिजोल्व केमिकल्स, ठीक है ना। नोज फील स्मेल while टंग फील टेस्ट, और पहले ही क्लियर करा चुका हूं, इसके लिए वर्ड आता है ऑल्फैक्टो रिसेप्टर, और ये है आपका गस्टैटो रिसेप्टर। आपको पता है हमारे टंग के ऊपर पेपिला पाए जाते हैं, पढ़ा है ना आपने। पेपिला के ऊपर, कुछ पेपिला के ऊपर टेस्ट बर्ड होता है कि सब पे, कुछ के ऊपर, सम हैव टेस्ट बर्ड। और टेस्ट बर्ड पर पाया जाता है गस्टैटो रिसेप्टर।
ये रिसीव करता है टेस्ट और फिर भेज देता है सेंड टू गस्टैटिक एरिया। इन ब्रेन, जहां पर हमें फीलिंग हो जाती है किसकी? फीलिंग ऑफ टेस्ट। या फ्लेवर बोल सकते थे। ठीक है, हम कितने प्रकार के टेस्ट महसूस कर सकते हैं? 4। स्वीट, सॉल्ट, सार और बिटर। चिली के लिए कोई टेस्ट बड नहीं होता। चिली एक तरह का इन्फ्लेमेशन होता है, बताया था मैंने आपको। चिली क्या है? एक तरह की जलन है। आपकी चिली तो कहीं स्किन पे भी लग जाए तो आपको महसूस होगा जलन जलन सा, है ना? तो चिली के लिए कोई टेस्ट बड नहीं होता है। चिली इज ए काइंड ऑफ इन्फ्लेमेशन ओनली, एक जलन है बस। अब हम लोग करते हैं आई। इट इज द साइट फॉर विजन, विजन। और ये है फोटो रिसेप्टर। और आइज कहां प्रेजेंट होती है? प्रेजेंट इन बोनी सॉकेट ऑफ स्कल। आपने देखा होगा स्कल के यहाँ पे 2 गड्ढे हैं, इस गड्ढे में ही प्रेजेंट होती है। प्रेजेंट इन बोनी सॉकेट ऑफ स्मेल। जिसको आई ऑर्बिट भी कहते हैं। हमारी आंखें लगभग नियरली स्फेरिकल है, नियरली स्फेरिकल है और बनी होती है कनेक्टिव टिश्यू की, मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो क्या है? हमारी आंखें विजन के लिए हैं, फोनो रिसेप्टर हैं कि फोटो रिसेप्टर? तो फोटो रिसेप्टर। प्रेजेंट होती है बोनी सॉकेट ऑफ स्कल, दैट इज नोन एज ऑर्बिट, आई ऑर्बिट। लगभग स्फेरिकल है, मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी ऊतक की बनी होती है, राइट। और इसमें 3 लेयर होती है, 3 लेयर्ड होती है। आउटर वाली को स्क्लेरा कहते हैं, मिडिल वाली को कोराइड कहते हैं और अंदर वाली को रेटिना कहते हैं। सुना होगा। और याद कैसे रखेंगे? हिंट है, एक एग्जाम होता है कंपटीशन का, SCRA, सुना होगा आपने, गवर्नमेंट का होता है SCRA। एस से स्क्लेरा, सी से कोराइड, RA से रेटिना, रेटिना। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रहेंगे तीनों लेयर के नाम। तो 3 लेयर होती है, सबसे बाहर स्क्लेरा, फिर मिडिल में कोराइड और सबसे अंदर रेटिना, आपने सुना भी होगा। और रेटिना फोटोग्राफिक फिल्म की तरह काम करती है जिसपे इमेज फॉर्मेशन होता है, एक्ट एज फोटोग्राफिक फिल्म। जिस पर इमेज फॉर्मेशन होता है। जिस पर इमेज फॉर्मेशन होता है, राइट। अब आगे चलते हैं।
अगर हम लोग अपनी आंखों को देखें तो पहले एक फिगर को क्लियर कर लेना चाहिए। ये भाग कहलाता है स्क्लेरा। स्क्लेरा होता है मेड अप ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू, मेड अप ऑफ डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। कोई पूछे कौन सा फाइबर? कोलेजन। और कोलेजन का कलर कैसा होता है? व्हाइट। डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, और ये फाइबर होता है कोलेजन, और कोलेजन का कलर होता है व्हाइट। इसीलिए इसको व्हाइट ऑफ आईबॉल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्हाइट ऑफ आईबॉल, है ना। आप देखते होगे हम लोग के आंखों का ये पूरा एरिया व्हाइट है, तो व्हाइट ऑफ आईबॉल। इसका आगे का भाग, ये वाला भाग लगभग यहां से यहां तक, ये जो हल्का उभरा हुआ है, इसको बोलते हैं कॉर्निया। कॉर्निया इज ट्रांसपेरेंट पार्ट ऑफ स्क्लेरा। ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है, और ये लगभग 1/6 होता है। 1/6। तो ये आपका जो स्क्लेरा बचा, ये कितना होता है? 5/6। 5/6 भाग, ये 1/6 भाग। पूरे स्क्लेरा का ये 1/6 भाग होता है, 1/6 पोर्शन। और ये ट्रांसपेरेंट होता है, लाइट यहीं से प्रवेश करती है। इज दैट क्लियर? सेकेंड लेयर होती है, ध्यान दीजिएगा, सेकेंड लेयर ये रही। ये आगे की तरफ थोड़ी ब्रॉड हो जाती है, और आगे की तरफ इसका कुछ पोर्शन ऐसे झुक जाता है। इधर भी ऐसे ही। इस तरीके का ये लेयर है कोराइड, जो कि पिगमेंटेड लेयर होती है। मेड अप ऑफ मेलानोसाइट। मेलानोसाइट यानी मेलानिन सेल, सुना है मेलानिन? त्वचा में पाए जाने वाला क्या सेल होती है? मेलानिन। त्वचा में पाए जाने वाला पिगमेंट मेलानिन, और उसकी सेल को मेलानोसाइट्स। और इसी कारण ये ब्लूइश होती है, ब्लूइश इन कलर। इसका जो ये 2/3 पोर्शन होता है पीछे का, वो पतला होता है, और आगे का देखो ये 1/3 पोर्शन थोड़ा चौड़ा है, वाइड है। 2/3 posterior part is thin, obviously 1/3 anterior part is thick। और ये जो थिक पोर्शन होता है उसमें देखो दो चीजें आती हैं। एक आप देख पा रहे होगे इसको, ये व्हाट इज दिस? ये क्या होता है? ये वाला पोर्शन गोले में कर दिया, इसको बोलते हैं सिलियरी बॉडी। इसमें भी दो भाग होते हैं, एक होती है सिलियरी मसल, और एक होता है ये जो ये उभरा हुआ है सिलियरी प्रोसेस। एक होता है सिलियरी मसल,
और एक होता है सिलरी प्रोसेस। ये रहा सिलरी प्रोसेस, और इसके आगे का पोर्शन ये जो लटका हुआ है ऐसे, ये होता है आइरिस। दिस इज आइरिस, और आइरिस इज विजुअलाइज्ड colored part, visualized colored part of ये हमारी आंखों का दिखने वाला कलर वाला भाग है, विजुअलाइज्ड कलर्ड पार्ट ऑफ आई। यानी हम सबका आंखों का जो कलर है रियली में, किसी का काला है, किसी का नीला है, किसी का हरा है, किसी का ग्रे है, किसी का लाइट ग्रे, किसी का डार्क ग्रे है ना। ये जो विजुअल पोर्शन होता है आंखों का कि आंखें किस कलर की है, वो इसी के कारण होता है, आइरिस। ठीक है ना। आइरिस इज विजुअलाइज पार्ट ऑफ, विजुअलाइज कलर्ड पार्ट ऑफ आई। डिफरेंट डिफरेंट पर्सन में बदलता रहता है। और इसके बीच में ये गैप देखो, ये गैप, दिस गैप इज नोन एज प्यूपिल। पुतली सुना है ना, दिस इज प्यूपिल। प्यूपिल इज द गैप बिटवीन आइरिस, और इसका डायमीटर रेगुलेट किया जाता है आइरिस की मसल से। इट्स डायमीटर, its diameter is regulated by muscles of iris, muscles of iris। आइरिस द्वारा कम ज्यादा किया जाता है। जब लाइट पड़ती है तो ये सिकुड़ जाता है, आइरिस की मसल जो है ना वो क्या करेंगे, रिलैक्स हो जाती है, जिससे ये सिकुड़ जाती है। क्लियर। और जब लाइट नहीं पड़ती अंधेरे में तो फैल जाती है। प्यूपिल को पुतली भी कहते हैं। पुतली का डायमीटर कंट्रोल कौन करता है, आइरिस की मसल। हमारी आंखों का दिखने वाला भाग कौन सा है, आइरिस। इज दैट क्लियर। तो ये सिलरी प्रोसेस, ये आइरिस, आइरिस के बीच का गैप प्यूपिल। इतनी बात क्लियर है। और एक थर्ड लेयर होती है, थर्ड लेयर इज रेटिना। ये सबसे अंदर वाली है। थर्ड लेयर इज रेटिना। रेटिना को अभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। और ये ऑप्टिक नर्व बाहर आ रही है, ऑप्टिक नर्व बाहर आ रही है यहां से, ऑप्टिक नर्व, और चली जाएगी टू विजुअल कॉर्टेक्स ऑफ ब्रेन। याद है ना, विजुअल कॉर्टेक्स पीछे की तरफ, विजुअल कॉर्टेक्स ऑफ ब्रेन। इस एरिया को बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट, क्योंकि यहां कभी इमेज नहीं बनती, क्योंकि सारी ऑप्टिक नर्व निकल रही है। इस जगह को बोलते हैं येलो स्पॉट। येलो स्पॉट का ही दूसरा नाम होता है मैकुला लूटिया। इसके सेंट्रल पोर्शन को बोलते हैं फोविया, फोविया। अब अंदर होता है लेंस, यहां से लटका होता है लेंस, और लेंस इस जगह से जुड़ा है, इस जगह की मसल से ऐसे जुड़ा रहता है, इधर ऐसे। तो ये है लेंस, और इन मसल का नाम है सस्पेंसरी लिगामेंट। सस्पेंशन मतलब लटकना, तो सस्पेंसरी लिगामेंट, लिगामेंट द्वारा लटका रहता है, सस्पेंसरी लिगामेंट। और ये सस्पेंसरी लिगामेंट यहां से जुड़ी रहती है, सिलियरी मसल से जुड़ी रहती है। अच्छा, सिलियरी प्रोसेस एक फ्लूइड निकालता है, सिलियरी प्रोसेस एक फ्लूइड निकालता है, और ये फ्लूइड यहां भरा होता है,
इस जगह पे भर जाता है ये फ्लूइड, लेंस के आगे यहां तक और कॉर्निया के पीछे, लेंस के आगे और कॉर्निया के पीछे। इस चैम्बर को बोलते हैं एक्वस चैम्बर। अभी जगह नहीं है, मैं लिख देता हूं अभी आगे पीछे कहीं, अगले स्लाइड में बताता हूं। और उसी तरह रेटिना भी एक फ्लूइड निकालता है। रेटिना जो फ्लूइड निकालता है ना, वो यहाँ पे होता है, लेंस के पीछे, लेंस के पीछे और रेटिना के आगे। इसको बोलते हैं, तो दो फ्लूइड भरे होते हैं आंखों में, लेंस के पीछे, लेंस के आगे। इसको एक्वस चैम्बर कहते हैं। इसमें एक्वस फ्लूइड भरा होता है जिसका नाम है एक्वस ह्यूमर। ये विट्रस चैम्बर कहलाता है और इसमें भरा होता है क्या, जल जैसा चिपचिपा पदार्थ जिसका नाम है विट्रस ह्यूमर। समझ में आई बात? इसका नाम है एक्वस चैम्बर। filled with aqueous fluid, aqueous humor। ये है विट्रस चैम्बर। विट्रस ह्यूमर ये वाला होता है कॉर्निया और लेंस के बीच में, ये वाला होता है लेंस और रेटिना के बीच में। ये पानी जैसा है इसलिए एक्वस, वो जल जैसा गाढ़ा है, चिपचिपा है, इसलिए विट्रस। समझ में आई बात? तो इस तरीके के दो फ्लूइड भरे हुए हैं यहाँ पर, एक एक्वस चैम्बर में भरा हुआ है, नाम है एक्वस ह्यूमर, और एक विट्रस चैम्बर में भरा हुआ है, नाम है विट्रस ह्यूमर। तो दो जगह फ्लूइड भरे हुए हैं, राइट। ये पानी जैसा है और ये जो है ये है जल जैसा, दोनों ही ट्रांसपेरेंट है, वरना लाइट अंदर कैसे जाएगी, दोनों ही ट्रांसपेरेंट है। इज दैट क्लियर? अब देखो रेटिना में 3 लेयर होती है, रेटिना में 3 लेयर होती है, इधर से इधर, 1 2 3। किधर से किधर? अंदर से बाहर, ये सबसे अंदर, ये बीच में, ये सबसे बाहर, यही है ना। 3 लेयर होती है, याद रखिएगा। और ये लेयर क्या कौन सी है? रेटिना। रेटिना मेड अप ऑफ 3 लेयर्स ऑफ न्यूरल सेल, न्यूरल सेल्स का बना होता है। फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, अभी बोला ना। एक होगा इनर में, मिडिल में, आउटर में। इनर वाली को गैंग्लियोनिक लेयर, बाइपोलर न्यूरॉन्स। याद करो हमने बताया था बाइपोलर न्यूरॉन्स कहां पाए जाते हैं। और फोटो सेंसिटिव सेल्स, फोटो सेंसिटिव सेल्स का बना होता है। तो 3 तरह की लेयर होती है, इनर टू आउटर। पहला कौन सा होगा? इनर वाला कौन सा होगा? हाँ, 3 तरह की न्यूरल सेल्स का बना होता है, फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। गैंग्लियोनिक सेल्स, बाइपोलर न्यूरॉन्स की सेल, और फोटो रिसेप्टर या फोटो सेंसिटिव सेल। फोटो सेंसिटिव या लाइट को रिसीव करने वाली है ना, तो कौन से रिसेप्टर होंगे? फोटो रिसेप्टर सेल्स। और ये 2 प्रकार की होती हैं, आपने सुना होगा, एक का नाम होता है रॉड और एक का नाम होता है कोन्स। रॉड किसके लिए अडेप्टेड होंगी? ये डिम लाइट, या ट्विलाइट,
को रिसीव करती हैं, रिसेप्टर है तो रिसीव करेंगे। ये ब्राइट एंड कलरफुल लाइट यानी ये स्कोटो रिसेप्टर्स हैं, ये हैं फोटो रिसेप्टर्स जो लाइट को रिसीव करेंगे, फोटो रिसेप्टर, जो डार्क को रिसीव करेंगे स्कोटो रिसेप्टर्स। ये वन टाइप की होती है, केवल एक ही टाइप की होती है, ये 3 टाइप्स की होती है। रेड वाले कौन, ग्रीन वाले और ब्लू, 3 तरह के कलर के लिए होती है, रेड वाले, ग्रीन वाले और ब्लू। फिर हम लोग स्पेसिफिक कलर कैसे देखते हैं, इनके म्यूचुअल कंट्रीब्यूशन से। जब ये तीनों कुछ ना कुछ परसेंटेज कंट्रीब्यूट करती हैं तो हमें स्पेसिफिक कलर दिखता है, स्पेसिफिक कलर दिखता है। रॉड केवल एक टाइप के होते हैं, कौन 3 टाइप के होते हैं, रेड वाले रेड लाइट के लिए, ग्रीन लाइट के लिए और ब्लू लाइट के लिए। और जब इनका स्पेसिफिक कंट्रीब्यूशन होता है तो पर्टिकुलर लाइट हम देख पाते हैं। अब देखो अगला डिफरेंस, एक इधर रॉड इधर कोन चल रहा है, इधर रॉड इधर कोन चल रहा है। देखो कोई पर्टिकुलर कलर इनके म्यूचुअल कंट्रीब्यूशन देखा जाता है। जैसे से एग्जांपल, इफ ऑल कोन्स आर, यानी रेड ग्रीन और ब्लू वाले इक्वली कंट्रीब्यूटेड, द सेंसेशन ऑफ white light is produced, sensation of white light is produced। कैसा दिखाई पड़ेगी, white light, आपको white light दिखाई पड़ेगी अगर इक्वली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो। 33% हुआ ना इक्वली, 33 पॉइंट समथिंग। तो अगर इतना कंट्रीब्यूट किया सभी ने, रेड वाले ने ग्रीन वाले ने, तो आपको व्हाइट। ऐसे ही ऑरेंज कलर के लिए कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन होगा, पिंक कलर के लिए कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन होगा। इसके लिए डैश ऐसा कुछ नहीं है। ये एक्टिव ड्यूरिंग नाइट टाइम, रात के समय। एक्टिव ड्यूरिंग दोनों के पास फोटो सेंसिटिव पिगमेंट होते हैं, लाइट के लिए सेंसिटिव पिगमेंट। इसका फोटो सेंसिटिव पिगमेंट है रोडॉप्सिन, या फिर विजुअल पर्पल, और ये रेड कलर का होता है, रेड पर्पल।
इसका फोटो सेंसिटिव पिगमेंट क्या है? विजुअल वायलेट, उसका विजुअल पर्पल या रोडॉप्सिन? इसका विजुअल वायलेट या आयोडॉप्सिन? और ये वाले रात को एक्टिव होंगे, ये दिन के टाइम एक्टिव होते हैं। ये लेस ब्राइट लाइट में, वो ब्राइट लाइट में। और रोडॉप्सिन में भी दो भाग होते हैं। एक होता है ऑप्सिन, जो कि प्रोटीन होती है, और एक होता है रेटिनॉल, एल्डिहाइड ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए, तभी तो कहते हैं विटामिन ए खाने पर रात रतौंधी नहीं होगी, अच्छा दिखाई पड़ेगा, आंखें तेज होती हैं। अगर विटामिन ए की कमी हो गई तो ये वाला पिगमेंट नहीं बनेगा, और अगर ये पिगमेंट नहीं बनेगा तो रात को दिखाई नहीं पड़ेगा। इसकी कमी से क्या हो जाता है? हाँ, अगर कोन में ये प्रोटीन नहीं बनेगी तो रतौंधी हो जाएगी, नाइट ब्लाइंडनेस। और अगर ये प्रोटीन नहीं बनेगी तो कलर ब्लाइंडनेस हो जाएगी, कलर ब्लाइंडनेस, हम कलर नहीं देख पाएंगे। ठीक है ना? इसकी कमी से और किसकी कमी से? लैक ऑफ विटामिन ए। और इसकी कमी से उससे नाइट ब्लाइंडनेस, इससे कलर ब्लाइंडनेस। वो भी तीन तरह की कलर ब्लाइंडनेस होती है, रेड वाली, ग्रीन वाली और ब्लू वाली। सबसे कॉमन है वो आप जेनेटिक्स में आपको बताएंगे। तो ये जान लो कि इसकी कमी से कलर ब्लाइंडनेस होता है, जो एक जेनेटिकल डिसऑर्डर है। जेनेटिकल यानी आनुवंशिक रोग है। जो एक जेनेटिकल डिसऑर्डर है। यानी इसकी कमी से क्या होगा? नाइट ब्लाइंडनेस या रतौंधी। इसकी कमी से क्या होगा? कलर ब्लाइंडनेस, जो कि एक जेनेटिकल डिसऑर्डर यानी आनुवंशिक रोग है। राइट, बढ़े आगे। देखो, यहां तक तो पढ़ लिया था। बोथ नोज एंड टंग डिटेक्ट डिजोल्व केमिकल। द केमिकल सेंस ऑफ गस्टेशन यानी टेस्ट, ऑल्फैक्टरी यानी स्मेल, आर फंक्शनली सिमिलर एंड इंटर रिलेटेड। आप कह रहे हैं फंक्शनली दोनों सेम होंगे, मतलब दोनों कीमो रिसेप्टर है ना, इसलिए। टंग डिटेक्ट टेस्ट थ्रू द टेस्ट बर्ड कंटेनिंग गस्ट्रेटो रिसेप्टर्स। बता रहा है टंग के ऊपर टेस्ट बर्ड थे, टेस्ट बर्ड के ऊपर गस्ट्रेटो रिसेप्टर थे। जब भी कोई टेस्ट हम महसूस करते हैं किसी फूड का या सिप ऑफ ड्रिंक का, तो ब्रेन इंटीग्रेट्स द डिफरेंशियल इनपुट फ्रॉम द टेस्ट बर्ड एंड ए कॉम्प्लेक्स फ्लेवर इज परसीव्ड। अब कह रहा है, अब आपको दो स्ट्रक्चर पढ़ना है, एक आई जो कि सेंसरी ऑर्गन फॉर विजन, और एक ईयर जो कि सेंसरी ऑर्गन फॉर हियरिंग। हमारे पास वन पेयर आई है
लोकेटेड होती है सॉकेट ऑफ स्कल नोन एज ऑर्बिट। कह रहा है यहां पे हम ब्रीफ में इसको बताएंगे। एडल्ट ह्यूमन आई इज नियरली स्फेरिकल स्ट्रक्चर, लगभग स्फेरिकल होता है, बताया था। Wall of eye is composed of 3-layered structure. External layer is composed of dense connective tissue and is called the sclera. और ये सब पूरा फिगर मैं आपको बता चुका हूं, है ना। देखिए एक बार वही चीजें ना, फोबिया, ब्लाइंड स्पॉट, ऑप्टिक नर्व, कोराइड, स्क्लेरा, रेटिना, आइरिस, आइरिस, और ये आपके सिलेरी मसल, सिलेरी प्रोसेस, सस्पेंसरी लिगामेंट, है ना। ये देखो सिलेरी बॉडी, फोबिया, anterior portion of this layer is called as cornea, middle layer is choroid, contain many blood vessels and looks bluish in color. The choroid layer is thin over posterior 2/3 part of eyeball but becomes thick in the anterior portion to form the ciliary body. बताया था सब कुछ। ciliary body, सिलेरी बॉडी आगे चल करके ये अपने आप कंटिन्यू हो जाती है, आगे चल करके कंटिन्यू फॉरवर्ड टू फॉर्म द पिगमेंटेड एंड ओपाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड आइरिस। आइरिस बनाया था। आइरिस इज द विजिबल कलर्ड पोर्शन ऑफ आई, बोला था। आई बॉल कंटेन ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन लेंस विच इज हेल्ड प्लेस्ड बाय द लिगामेंट अटैच्ड टू द सिलेरी बॉडी। सस्पेंसरी लिगामेंट की बात कर रहा है। इन फ्रंट ऑफ लेंस aperture surrounded by the iris. Iris के aperture को क्या बोला था? Pupil. Diameter of pupil is regulated by the muscle of fiber of iris. बोला था सब कुछ। इनर लेयर का नाम क्या है? इनर लेयर इज कॉल्ड एज रेटिना एंड कंटेन 3 लेयर ऑफ न्यूरल सेल। बताया था न्यूरल सेल का बना होता है फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। इनर वाली लेयर का नाम गैंग्लियोनिक सेल, बाइपोलर, फिर सबसे बाहर वाली फोटो रिसेप्टर सेल। दो टाइप का होता है फोटो रिसेप्टर, एक रॉड एक कोन। ये सेल के अंदर लाइट सेंसिटिव प्रोटीन्स होती हैं, बोला था ना फोटो पिगमेंट्स। फोटो पिगमेंट या फोटो सेंसिटिव प्रोटीन, इन्हें फोटो पिगमेंट कहते हैं। डे लाइट यानी फोटोपिक विजन के लिए और कलरफुल विजन के लिए किसकी जिम्मेदारी बनती है? कोन्स की। और ट्विलाइट या स्कोटोपिक विजन किसकी जिम्मेदारी थी? रॉड की। रॉड के अंदर एक पर्पल रेड कलर का प्रोटीन था, नाम बताइए। रोडॉप्सिन या विजुअल पर्पल, अभी बताया है। और लिखा ये बना होता है विटामिन ए के डेरिवेटिव से, बताया था ना। रेटिनॉल और ऑप्सिन, ऑप्सिन प्रोटीन थी, रेटिनॉल विटामिन ए का एल्डिहाइड था। इन द ह्यूमन आई देयर आर 3 काइंड ऑफ कोन। कोन 3 प्रकार के होते थे, जिसके पास अपना एक कैरेक्टरिस्टिक फोटो पिगमेंट था दैट रिस्पॉन्ड टू द रेड, ग्रीन एंड ब्लू लाइट। कह रहा है ये 3 तरह की लाइट के लिए सेंसिटिव था। आरजीबी याद रखो, आरजीबी। द सेंसेशन ऑफ डिफरेंट कलर, जो डिफरेंट कलर देख पाते थे वो इनके वेरियस कॉम्बिनेशन की वजह से देख पाते थे, ठीक है ना। इसके फोटो पिगमेंट के कारण देख पाते थे। व्हेन दीस कोन्स आर स्टिमुलेटेड इक्वली द सेंसेशन ऑफ व्हाइट लाइट इज प्रोड्यूस। बोलो, व्हाइट लाइट का सेंसेशन प्रोड्यूस होता था। सारी बातें क्लियर? तो यहां तक हम लोग ने कर लिया। मैकेनिज्म ऑफ विजन जो है वो हम लोग नेक्स्ट टर्न पे करेंगे, ठीक है ना। क्लियर? चलिए।